हेलो ऑफिसर्स। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज है 4 फरवरी 2026। इस क्लास में आपको करंट के साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे जो कि एग्जाम पैटर्न पर आधारित हैं। सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में करंट अफेयर के देखने को मिल सकते हैं। इस करंट अफेयर में क्या है खास, इसमें जो भी करंट अफेयर मैं आपको पढ़ाऊंगा साथ ही साथ उस करंट से रिलेटेड आपको बेसिक्स भी बताऊंगा जो आपकी किताबों में एनसीईआरटी में और स्टैंडर्ड बुक्स में होता है। इसमें द हिंदू का तो पूरा निचोड़ है ही है, साथ ही आपके इन सभी चीज़ों से भी मैंने न्यूज़ ली है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इंडियन एक्सप्रेस, ऑल इंडिया रेडियो, डाउन टू अर्थ, टाइम्स ऑफ इंडिया। और आज 13 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जो किसी भी एग्जाम में आपको सीधे करंट अफेयर से मिलेंगे। बस थोड़ा सा आप यहाँ इस क्लास में समय दीजिए और एमसीक्यू कर लीजिए और अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। आपको मैं क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ। ये तो देखिए आपके सामने मेरे द्वारा जो पढ़ाई जाएंगी खबरें हैं और वही पॉइंट रखे जाते हैं इस क्लास में जो पॉइंट बहुत ही आवश्यक हैं परीक्षा के हिसाब से। कोई भी फालतू चीज इसमें नहीं शामिल की जाती है, समय की आपकी बचत हो। ये देखिए क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपके पास 13 क्वेश्चन है क्योंकि मैं 13 टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए तो अपने पहले टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जो हमारे सामने पहली खबर है, 2 मिनट, वो है जाम्बिया। 2 मिनट, चलिए पहली खबर है जो हमारे सामने वो है जाम्बिया भारत कोबाल्ट डील एक करंट में क्यों था। भारत की काबिल ने जाम्बिया के साथ कोबाल्ट खानों के अन्वेषण के लिए समझौता किया। अब देखिए काबिल क्या होता है। काबिल का फुल फॉर्म होता है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, जो कि एक क्या है, सरकारी कंपनी है जो कि हमारे रणनीतिक खनिज होते हैं उनकी आपूर्ति सुरक्षित कराती है। इसकी स्थापना 2019 में हुई थी। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था बेसिक का, इसलिए मैंने आपको यहाँ बता दिया। अगर कुछ ज़्यादा बेसिक होता तो मैं इसमें लिख भी देता, बस आपको पता होना चाहिए। कोबाल्ट का महत्व, इसे क्या कहा जाता है, ब्लू गोल्ड कहते हैं। और यह किस काम आता है, ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक बाईसाइकिल बैटरी के कैथोड के लिए अनिवार्य है। जाम्बिया का स्थान देखिए, जाम्बिया न्यूज़ में रहा है। स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो या कोई भी एग्जाम हो, कभी कभी वहां से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यह अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा तांबा और कोबाल्ट का उत्पादक है। चीन का दबदबा, वर्तमान में दुनिया के 70% कोबाल्ट। ये देखिए ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। खनिज सुरक्षा साझेदारी किसके नेतृत्व में है, अमेरिका के नेतृत्व में था। भारत इसका एमएसपी का सदस्य है जिसका उद्देश्य इन खनिजों की सप्लाई चेन सुरक्षित करना है। क्रिटिकल मिनरल्स लिस्ट, देखिए भारत ने 30 खनिजों की सूची बनाई है जो अर्थव्यवस्था और रक्षा के लिए नाजुक है। पर्यावरणीय चिंता, कोबाल्ट माइनिंग से जल प्रदूषण और मानव अधिकार बाल श्रम के मुद्दे जुड़े हैं जिस पर यूपीएससी एथिकल सवाल पूछ सकता है। मैंने आपको इस न्यूज़ से कहाँ आपका मेंस का क्वेश्चन बन सकता है वो भी ऐड कर दिया है। तो देखिए हमारे लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हमें सिर्फ न्यूज़ ही पढ़ना है। हमें यह जानना है कि हमारा सिलेबस क्या है, एग्जामिनर का सोच क्या है, क्वेश्चन कैसे बन सकता है और क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें उसमें हो सकती हैं। तो देखिए अभी जो मैं आपको क्लास पढ़ा रहा हूँ ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्लास है, तो उसमें वही चीज़ दी जाएंगी जो पहले पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। जब मेंस की क्लास पढ़ाऊंगा तो जैसे 7th पॉइंट है आपका, इस पे चर्चा की जाएगी पेपर वाइज, है ना। तो इसे अच्छे से याद रख लीजिएगा। और इसमें आपका देखिए 2 मिनट,
इसमें आपका कौन कौन सी लाइनें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखना जरूरी है। एक तो इस लाइन को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, है ना, और एक ये लाइन बहुत अच्छे से याद रखिएगा, एक ये और एक ये। इन 4 लाइनों को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, और इस पर अभी मैं एमसीक्यू कराऊंगा तो आपकी पकड़ और अच्छे से हो जाएगी। ये खबर द हिंदू में थी, और आपके सामने वही पॉइंट है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कोई फालतू बात यहाँ नहीं होती है। और धीरे धीरे मैं एक चीज़ और कर रहा हूँ, अभी डिजिटल सुधार हो रहे हैं मेरे क्लास में। मैं भी आपको साइड में स्क्रीन में शो होऊंगा, दिखूंगा, और वैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी बेटर फील होगा। चलिए, FRBM एक्ट 2003 राजकोषीय उत्तरदायित्व चर्चा में क्यों रहा। देखिए, FRBM एक्ट अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं स्टेट पीसीएस और यूपीएससी वाले तो आप जानते होंगे, है ना, 2003 का। तब भी मैं इस पे बताता हूँ चर्चा में क्यों। देखिए, पहली लाइन तो ये पता होना चाहिए ये चर्चा में क्यों है, तभी तो आप चीज़ों को समझेंगे। सरकार ने क्या किया है, बजट 2026 में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.5% तक लाने का रोड मैप रखा है। अब राजकोषीय घाटा क्या होता है, सरकार का खर्च माइनस सरकार के पास कितना पैसा आया, उधार छोड़ के। देखिए, उधार इसमें शामिल नहीं होता है। आप अपनी इकोनॉमी का बेसिक खोलिएगा, उसमें देखिएगा कि राजकोषीय घाटा का सूत्र या फॉर्मूला क्या है, जो मैंने आपको बताया है। सरकार का खर्च माइनस, उधार शामिल मत करिएगा, माइनस सरकार के पास कितना पैसा आया है, उधार शामिल नहीं करना है। मूल्य लक्ष्य क्या है, शुरुआत में लक्ष्य घाटे को 3% तक लाना था। एन के सिंह समेत समिति जो 2016 में बनी, इन्होंने क्या सुझाव दिया कि जो ऋण जीडीपी का अनुपात है ना, उसे 60%, 40% केंद्र और 20% राज्य का होना चाहिए। अब देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, स्कैप क्लॉज। यहाँ पर स्टेट पीसीएस, यूपीएससी और किसी भी एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्कैप क्लॉज का संबंध किससे है, तो राजकोषीय घाटे से या राजकोषीय उत्तरदायित्व से। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा, अकाल और कृषि पतन के समय सरकार लक्ष्य तोड़ सकती है। जो राजकोषीय उत्तरदायित्व के लक्ष्य दिए थे एन की सिंह समिति ने, उसने कहा था एक एस्केप क्लोज होगा, जिसके तहत अगर ऐसी स्थितियां होंगी तो आप इस चीज को तोड़ सकते हैं। अनिवार्य रिपोर्ट देखिए, सरकार को संसद में मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट और मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी पेश करनी पड़ती है, अनिवार्य है। अब ये लाइन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस वाले बहुत अच्छे से याद रख लीजिए। थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम हो रही है। चलिए, महत्व यह भावी पीढ़ियों पर कर्ज का बोझ कम करने के लिए राजकोषीय अनुशासन है, ये देखिए। और चुनौती क्या है, देखिए, जो यूपीएससी है ना और मेंस के क्वेश्चन बनाता है ना, ज्यादातर उसका फोकस ये रहता है किसी टॉपिक में चुनौती क्या है। जैसे मैंने आपको पहला टॉपिक पढ़ाया कोबाल्ट, तो कोबाल्ट से आप देख रहे हैं जल प्रदूषण हो रहा है, बाल श्रम के मुद्दे हैं, तो वो मुद्दों से आपका प्रश्न बनाता है मेंस में। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि मैं बहुत ही पीवाईक्यू को देखता हूँ, एनालाइज करता हूँ, तब मैं देखिए, भारत का वर्तमान कर जीडीपी अनुपात 10 से काफी ऊपर है, लगभग 80% है। तो उसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं, उसे कैसे कम करना है, ये आपसे मेंस में पूछ सकता है। ठीक है, तो इसमें याद रखने वाली लाइन कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसमें देखिए, एक तो आपको थर्ड पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है, फोर्थ पॉइंट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूंगा, और एक फिफ्थ पॉइंट है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके। चलिए, आज की तीसरी खबर जो कि आपका द हिंदू प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो डाउन टू अर्थ सभी जगह थी। ऑरेंज इकोनॉमी क्या है, ऑरेंज इकोनॉमी इसे क्रिएटिव इकोनॉमी कहते हैं। इसमें क्या है, कला, डिजाइन, फिल्म, सॉफ्टवेयर और हस्तशिल्प शामिल है। एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे मैंने कोई चीज बनाई, जैसे मैं एक करंट अफेयर की क्लास बना रहा हूँ, है ना,
तो ये क्या है? एक मेरा डिजाइन ही तो है, एक मेरी मान के चलिए क्रिएटिविटी तो है ना, है ना? तो उसको किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए, किस तरीके से चीजें की जाएं, यह ऑरेंज इकोनॉमी के तहत कवर की जाएंगी। करंट में क्यों था? भारत सरकार ने 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? रचनात्मक उद्यमिता वर्ष घोषित किया है। नाम का कारण नारंगी रंग नकारात्मक, इतना इंपॉर्टेंट ये लाइन नहीं है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बौद्धिक संपदा, जैसे मैं ये क्लास पढ़ा रहा हूँ तो ये मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, मेरे खुद से द्वारा निर्माण की गई है, तो ये मेरी बौद्धिक संपदा है। यह पूरी तरह कॉपीराइट और पेटेंट पर टिकी अर्थव्यवस्था है। भारत का पक्ष बॉलीवुड, गेमिंग इंडस्ट्री और बनारसी सिल्क जैसे जीआई टैग इसके उत्पाद कम है। आर्थिक योगदान, यह वैश्विक व्यापार का लगभग कितना है? 3%, करोड़ों रोजगार पैदा करती है। अब देखिए यूपीएससी अंकल, मैं जरूर लिखता हूँ ये चीज। यह है सॉफ्ट पावर और सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए इस तरीके से लिख जाएगा कि मैं मेंस का भी क्वेश्चन थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर देता हूँ। क्लास तो मैं लाऊंगा ही, अगर आप लोगों का बहुत सहयोग रहा मेरी क्लास में तो मैं बहुत ही जल्द मेंस का भी आंसर राइटिंग शुरू करवा दूंगा। इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा कि ऑरेंज इकोनॉमी जो कि एक आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर है, तो भारत के सॉफ्ट पावर के लिए कितनी महत्वपूर्ण है? इस तरीके से बना। अब क्वेश्चन समझ में नहीं आते वहां, क्योंकि हमारे बेसिक चीजों को हम सही से नहीं समझ रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपको यह पता होना चाहिए ये है क्या, ठीक है। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए। तीसरा आपको ये पता होना चाहिए, है ना। और ये इंपॉर्टेंट ज्यादा पॉइंट है। चलिए, तो इसी तरीके से आप पढ़ते रहेंगे तो आप देखेंगे ना कि आपके बहुत कम समय में, मैं बहुत कम समय लूंगा। देखिए मैं अभी स्लो स्लो आपको इसलिए समझाता हूँ, चीजें बहुत अच्छे से समझ में आए। मैं चाहूँ तो बहुत जल्दी जल्दी इस चीज को 15 मिनट में भी ये क्लास खत्म कर दूं, पर उसका कोई फायदा नहीं है। मेहनत करना है तो कम से कम 30 से 35 मिनट चीजों को अच्छे से समझना है, क्योंकि नीचे एमसीक्यू भी है ना। कई बार आपने करंट में पढ़ा होगा सेकंड क्षेत्र, ठीक है। तो इस चीज को हमें अच्छे से पढ़ना है। क्यों खबरों में रहा? डिजिटल सेकंड वीजा शुरू हुआ है भारतीयों के लिए। परिभाषा क्या है इसकी? 29 यूरोपीय देशों का क्षेत्र है जहां कोई सीमा का नियंत्रण नहीं है। जैसा हमारा नेपाल के साथ नहीं है ना, ऐसे यहाँ पे 29 यूरोपीय संघ के देश हैं, उनका कोई सीमा का नियंत्रण नहीं है। आओ जाओ कोई वीजा नहीं, कोई चीजें नहीं होती हैं। कौन शामिल नहीं है? देखिए ये भी लिख दिया मैंने, यूपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण आयरलैंड और साइप्रस यूरोपीय संघ के सदस्य हैं, लेकिन शैंगन का हिस्सा नहीं है। ये यूपीएससी नहीं, मैं कहूंगा सारे एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। गैर यूरोपीय सदस्य स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड यू में नहीं है, फिर भी शैंगन का हिस्सा है, ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि आपका एक तो ये लाइन और एक ए लाइन, यूपीएससी स्टेट पीसीएस ऐसा घुमाएंगे ना इन लाइनों में कि आप भी कहेंगे यार पढ़ा हुआ मेरा गलत क्यों हो रहा है। अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, मैं कहूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है आज की क्लास का, है ना। चलिए, सैगन सूचना प्रणाली, यह सुरक्षा के लिए देशों के बीच डेटा शेयर करने का एक डेटाबेस है। भारत के लिए क्या लाभ है? एक वीजा पर 29 देशों की यात्रा कर सकता है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, है ना। चुनौती देखिए मैं डालता हूँ लास्ट में मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अवैध प्रवासन के कारण कुछ देश अस्थायी रूप से सीमा चेकिंग वापस लगा रहे हैं, जैसे जर्मनी ने लगाई है। तो ये आपका मेंस का क्वेश्चन। देखिए मैं हर चीज चुनौती, देखिए वहां पे क्या है ना, मेंस में ज्यादातर प्रयास ये किया जाता है कि क्या चुनौतियां हैं इस, मतलब जो करंट अफेयर चल रहा है। आपको देखिए आप भविष्य के अधिकारी हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे सामने कोई चीज आई है तो उसमें क्या क्या चुनौतियां, उन्हें कैसे कम किया जाए। तो यूपीएससी मेंस में आपकी ये परख
देखता है। ठीक है, तो मैं वो लिख देता हूँ। और इसी तरीके से इस क्लास से आप जुड़े रहेंगे ना, मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ, 4-5 महीने जुड़े रहिए, फिर आप अपने अंदर बदलाव देखेंगे और आप डिस्कशन भी बहुत अच्छा कर सकेंगे करंट अफेयर के ऊपर। कहीं भी आप खड़े होंगे, आपको बहुत आत्मविश्वास अपने ऊपर होगा, क्योंकि मैं आपको डेली की जो भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, एक नागरिक इस देश के आप हैं, आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि क्या हमारे आसपास चल रहा है, इतनी तो जानकारी रखना ही चाहिए। चलिए, पीवीटीजीएस विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह। देखिए, मैंने आपको कल भी करंट अफेयर पढ़ाया था और मैंने कहा था कि ये करंट अफेयर बहुत जल्दी आएगा, तो मैं आपको डेप्थ में पढ़ा दूंगा। तो आज आ गया, तो आज पढ़ लीजिए। इतिहास, इंपॉर्टेंट लाइन। इसकी सिफारिश जो है वो डेवर आयोग ने की थी 1973 में। भारत में कितनी संख्या है? 75 है। 18 राज्यों और अंडमान निकोबार में रहते हैं। ये सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वह, अब मैं कहूँगा यूपीएससी ही नहीं, यूपीएससी तो सारी चीज़ें मिक्सर कर लेगी, पर रेलवे से लेके हर एक चीज़ का जो भी एग्जाम है भारत में इंपॉर्टेंट है। ये 75 और ढेबर आयोग, इसके चयन मानक क्या होते हैं? यूपीएससी, स्टेट पीसीएस यहाँ क्वेश्चन बनाने का ज़्यादा प्रयास करेंगे। स्थिर या घटती जनसंख्या, अत्यंत कम साक्षरता, कृषि पूर्व तकनीक, निर्भर स्तर की अर्थव्यवस्था। ठीक है, सर्वाधिक संख्या कहाँ है? उड़ीसा में सबसे अधिक पाए जाते हैं। बिल्कुल याद रखिएगा इस राज्य का नाम, स्टेट पीसीएस वालों। और यूपीएससी को तो सब कुछ याद रखना ही है। पीएम जनमन योजना चलाई गई है हाल ही में बजट में, तो इसलिए मैंने इसको पूरा बेसिक्स में पढ़ाया है सर। और पीएम जनमन योजना क्या है, ये मैंने आपको कल के करंट अफेयर में पढ़ाई है। सरकार ने इनके लिए 24,000 करोड़ का बजट आवंटित किया है। और कल की करंट में ही नहीं पढ़ाई, उससे पहले जो मैंने बजट की क्लास ली थी जिसमें 40 एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए थे बजट के, उसमें भी पढ़ाया है। अंडमान की जनजातियां कौन कौन सी हैं, ये देखिए आपके सभी में सामने हैं। संवैधानिक सुरक्षा इनको अनुच्छेद 342 के तहत दी गई है। पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। ठीक है, सभी एग्जामों के लिए। देवनी मोरी बौद्ध स्थल, देखिए ये इंपॉर्टेंट है पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इस न्यूज से थोड़ा सा जल्दी लिख लेंगे। करंट में क्यों था? गुजरात में ग्लोबल बौद्ध सर्किट के तहत एक विशाल संग्रहालय बन रहा है। कहाँ पर? गुजरात के अरावली जिले में। खोज कहाँ हुई थी? ये देखिए, यहाँ से 4वीं शताब्दी क्षत्रप काल का एक बौद्ध स्तूप मिला है। अस्थि अवशेष, यहाँ से भगवान बुद्ध के शारीरिक अवशेष वाली एक क्या मिली है? मंजूषा मिली है, मतलब एक मटके की तरह मिला है जिसमें बौद्ध भगवान के शारीरिक अवशेष हैं। ब्राह्मी शिलालेख, इस मंजूषा मंजूषा पर ब्राह्मी लिपि लेख हैं, उस समय के इतिहास की जानकारी देते हैं। कला, यहाँ की बुद्ध मूर्तियाँ संगम दिखाती हैं। महत्व, यह भारत दक्षिण पूर्व एशिया के सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करता है। ये हो गया आपका मेंस का पॉइंट। ठीक है, नीचे सबसे लाइन रखता हूँ मेंस की, ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। मैं इसमें इसलिए थोड़ा सा जल्दी लिख रहा हूँ क्योंकि नीचे आपको इसका एक एमसीक्यू कराऊंगा, उससे और आपको क्लियर हो जाएगा कि इस पे किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। यह है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, इसको अच्छे से पढ़िएगा। विवाद, पेन्नार नदी जल विवाद, सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच पानी के बंटवारे को लेकर विवाद है। किन दो राज्यों में है, ये याद रखिए। नदी का उद्गम कहाँ है? कर्नाटक की नंदी पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, और कहाँ जाके गिरेगी ये? बंगाल की खाड़ी में, मतलब इधर, ना कि अरब सागर में। ठीक है, इस चीज को भी याद रखिएगा। प्रभाग कर्नाटक और तमिलनाडु के बाद यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लिखा है। ठीक है, संवैधानिक प्रावधान, ये देखिए अनुच्छेद 262 के तहत संसद को नदी विवादों के निपटारे के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है। देखिए, न्यूज में तो सिर्फ नदी जल विवाद था, पर मैं आपको बेसिक से क्यों लिंक करता हूँ?
आप कोई भी एक करंट अफेयर बताइए जहां पर बेसिक्स नहीं हो। आपके जो एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक्स में होगा वो यहाँ भी होगा। देखिए, कानून अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत ट्रिब्यूनल या इसके कहते हैं कि न्यायिक अधिकरण का गठन किया जाता है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की भूमिका क्या है? अनुच्छेद 131 के तहत राज्य विवाद को लेकर कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन 262 सीधे हस्तक्षेप को रोकता है सिवाय प्रक्रियागत त्रुटियों के। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है यूपीएससी के लिए। ये देखिए, जब आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो जब एम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो उसमें तो ठीक है, दे रखी हैं चीजें। अब करंट में अगर ये चीज आई है तो मेरा कर्तव्य क्या बनता है? एक अच्छी क्लास मुझे अगर करंट अफेयर बनाना है, और मुझे, मैं क्यों कहता हूँ कि क्वेश्चन यहीं से आएंगे, क्यों? उसका रीजन है, बेसिक रखा हूँ मैं हर क्लास में, अपने करंट के साथ बेसिक को ऐड करता हूँ, और यही एक स्मार्ट अप्रोच होती है। इसी तरीके से हमें पढ़ना चाहिए। ताजा स्थिति क्या है? केंद्र सरकार ने इस विवाद के लिए विशेष ट्रिब्यूनल के गठन की प्रक्रिया तेज कर दी है। कुरिल द्वीप विवाद ये किन दो देशों के बीच हो रहा है? पहले तो याद रखना, रूस और जापान के बीच। ठीक है। कहाँ स्थित है? ओखोत्स्क सागर में स्थित है, जो प्रशांत महासागर में है। महासागर में एक सागर है, उसमें ये स्थित है, ओखोत्स्क सागर। ठीक है। इतिहास इतना याद रखने की जरूरत नहीं। जापान का दावा, शांति संधि, सामरिक महत्व, ये याद रख लीजिएगा। ये कहाँ अवस्थित है ना? चलिए, इसमें इतना ही याद रखना है। ये शब्द आपने कई बार मेरे से भी सुना होगा, डीप फेक क्या होता है? तो देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपयोग करके किसी व्यक्ति का चेहरा, आवाज बदलकर असली जैसा दिखाना ही डीप फेक है। ठीक है। खतरा क्या है? आपके सामने सब लिखा हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आईटी नियम 2021 में ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या सभी एग्जामों के लिए। मैं कहूँगा, भारत के कानून के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को 24 से 36 घंटों के भीतर ऐसा कंटेंट हटाना अनिवार्य होगा। ठीक है। नैतिक मुद्दा क्या है? समाधान। अब कल के दिन अगर आपके मेल से पूछा गया कि एआई आने वाले वर्तमान समय में एक खतरा पैदा कर सकती है, इसके लिए आप कुछ सुझाव सुझाएं, तो आपके पास ये लाइन है समाधान वाली। तभी मैं कहता हूँ, जब आप मेंस की क्लास में आएंगे तो और अच्छे से मैं डेप्थ में पढ़ाऊंगा। आज थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम हो रही है, पर मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से चीज़ें सुनाई दे रही होंगी। आज की हमारी 10 नंबर की खबर है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या है? यह दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित इको लेवल है जो स्वच्छ और सुरक्षित समुद्र तटों को दिया जाता है। देखिए, करंट अफेयर में मैं आपको सिर्फ यही नहीं बताता हूँ कि ये करंट में है, आप ऐसे ऐसी चीज़ें पढ़ लीजिए, एग्जाम में आपके आ जाएंगे। ये भी बताता हूँ जब भी कोई करंट अफेयर में चीज़ें रहती हैं कि वो क्या है। देखिए, अगर हम पहले इंट्रोडक्शन ही किसी चीज़ का नहीं जानेंगे, क्यों खबर में थी, तो हम उस चीज़ को कितना याद रख पाएंगे? याद रखने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि क्यों खबर में थी, क्या है, पहले हमें ये जान लेना चाहिए, उसके बाद हमें चीज़ों पर आगे बढ़ना चाहिए। संस्था, यह डेनमार्क की संस्था है और फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? सारे एग्जाम याद रखें इस चीज को। मानक 33 हैं इसमें। ठीक है। भारत की स्थिति 12 है। ठीक है। भारत ने अपने तटों के विकास के लिए, ये देखिए, बीम्स कार्यक्रम शुरू किया है। अब किसी भी एग्जाम में यूपीएससी या स्टेट पीसी पूछ देगा कि वेम्स कार्यक्रम किस लिए शुरू किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए। करेंट अपडेट इसलिए न्यूज में शामिल था, तो मैंने आपको बताया। टी प्लस सॉरी टी प्लस जीरो सेटलमेंट सिस्टम क्या है? ये देखिए, शेयर बाजार में जिस दिन आप शेयर बेचेंगे
उसी दिन पैसा आपके बैंक खाते में आ जाएगा। सबसे बड़ा इसका लाभ यह है, तुरंत सेटल्ड होगा, है ना पेमेंट। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की भूमिका क्या है? इसने इसको शुरू किया है। पहले T+2 था 2 दिन, फिर T+1 हुआ और अब भारत में T+0 लागू करने वाला दुनिया का क्या है? ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे क्या लाभ होगा? तरलता बढ़ती है, निवेशकों का भरोसा भी मजबूत होता है। जोखिम क्या है? तकनीकी खराबी, साइबर हमले हो सकते हैं। यूपीएससी एंगल पढ़ लीजिएगा। यह डिजिटल इंडिया और बैंकिंग सुधारों का एक हिस्सा है। पेपर 3 में क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ठीक है। इतना ही जानना इसमें इंपॉर्टेंट था। जो भी हाईलाइट है वह सब इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए उनको याद रखना है। आज की हमारी 12वीं खबर, गुजरात टाइगर स्टेट का पुनरुद्धार। करंट न्यूज में क्यों था? गुजरात के डांग और नर्मदा क्षेत्रों में बाघों की उपस्थिति दर्ज की गई है, जिससे राज्यों में बाघों का संरक्षण की उम्मीदें बढ़ी हैं। एशियाई शेर बनाम बाघ। गुजरात मुख्य रूप से एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है, पर यहाँ बाघ भी पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। मध्य प्रदेश को ही टाइगर स्टेट का दर्जा है अभी। और इसमें महत्वपूर्ण लाइन मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए मैंने लिख रखा है। कैसा है? लुप्त प्राय श्रेणी में है बाघ अभी। और एक लाइन ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। 1973 में शुरू हुआ और एनटीसीए द्वारा प्रबंधित किया जाता है। इतनी ही लाइन इस करंट अफेयर में महत्वपूर्ण है। देखिए कुछ चीजें डेप्थ में समझाई जाती हैं, कुछ चीजों को तुरंत देख के आगे बढ़ा जाता है। एमसीक्यू कराऊंगा तो क्लियर हो जाएंगी, तो उसमें ज्यादा एनर्जी हम नहीं लगाते हैं, ना लगाना चाहिए। आज की आखिरी खबर, पेनिसिलिन जी पर भारत सरकार ने जो अपना न्यूनतम आयात मूल्य होता है वो लागू कर दिया है। तो करंट न्यूज में क्यों था? सॉरी, आज गले में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मूल्य कम किया गया है। मैंने ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यह है कई एंटीबायोटिक दवाओं को बनाने के लिए मुख्य चीन पर निर्भरता, भारत अपनी दवाओं के लिए कच्चे माल के लिए, ठीक है, प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव योजना चला रहा है, जिससे पेनिसिलिन जी का भारत में उत्पादन शुरू करा होगा। एमआईपी का उद्देश्य क्या है? बाहर से आने वाला सस्ता माल भारतीय कंपनियों को नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। एंटी डंपिंग जैसा प्रभाव। एंटी डंपिंग क्या है? करंट में आएगा, अच्छे से और पढ़ाऊंगा मैं आपको। यूपीएससी एंगल क्या है? यह मेक इन इंडिया और स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। और फार्मा हब भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। दुनिया की फार्मेसी किस देश को कहा जाता है? तो भारत को कहा जाता है। आज गले में थोड़ी ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है, और उम्मीद करता हूँ कि आवाज़ आपको अभी भी क्लियर आ रही होगी। चलिए, अब आपके सामने आए हैं एमसीक्यू, इनका उत्तर दीजिए। और व्याख्या इनकी मैंने जस्ट नीचे दे रखी है, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। पहला क्वेश्चन है क्रिटिकल मिनरल्स, और मैंने आपको पहली ही न्यूज़ पढ़ाई थी। देखिए सेम ऐसे एग्जाम में मिलेंगे क्योंकि उनका ही पैटर्न फॉलो किया गया है ना। आप थोड़ा सा चीज़ों को रोकिएगा और फिर सॉल्व करिएगा। मैं भी ऊपर ऊपर से पढ़ता हूँ, थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम हो रही है। बाकी जो भी चीज़ समझाने की होगी उसको मैं समझाऊंगा, और चीज़ें बाकी आपके ऊपर मैंने दे ही रखी हैं। क्यों गलत है ये भी व्याख्या में बता रखा है। बात सत्य है, ये भी बात सत्य है। नहीं, ये बात गलत है। क्यों गलत है? यहाँ पे अमेरिका होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही हमें एमसीक्यू को पकड़ना है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ये आपकी मैंने व्याख्या दे रखी है, आप पढ़ लीजिएगा। व्याख्या में इसलिए नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि जो भी क्वेश्चन का
निर्माण किया गया है, आपको मैंने करंट अफेयर ऊपर ही अच्छे से समझा दिया है। इसको थोड़ा सा आप वीडियो को रोकिए, सॉल्व करिए, क्योंकि मैंने आपको ये करंट अफेयर अभी पढ़ाया है हाल ही में। तो देखिए ये यहाँ पर गलत लाइन है ना, क्योंकि मैंने आपको उसमें पढ़ाया हुआ था कि यूरोपीय संघ के सदस्य नहीं है स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, तब भी इसके क्या है इसमें शामिल हैं। तो इसका आंसर 2 और 3 है। इसी तरीके से हमें चीज़ों को पकड़ना है कि गलती एग्जामिनर हमसे कहाँ करा रहे हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने। इसका सही आंसर ये देखिए, यहाँ पर इसमें ये जो शब्द यूज किया ना, ये नहीं, मैंने आपको कितने पॉइंट्स में बताए हुए थे। तो इसका ये सही है, तो ये सही है, तो इसका आंसर बी होगा, है ना। अब देखिए ये लाइन यूपीएससी या स्टेट पीसीएस ने रख दी ना, आधे से ज़्यादा बच्चे गलत कर जाएंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा डेप्थ में भी चीज़ों को बताता हूँ करंट अफेयर में, कि आपसे कुछ रह ना जाए, सब कुछ कवर हो जाए एक क्लास में। देखिए क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िएगा। मैंने आपको ऑरेंज इकोनॉमी को पढ़ाया है, पर वह चीज जो पूरी तरह से कच्चे माल, ये देखिए ये लाइन कहीं मैंने आपको ऐसे बताया। इसी तरीके से यूपीएससी और स्टेट पीसीएस हमको गुमराह करते हैं। ठीक है, बाकी दोनों कथन सत्य हैं। ये आपकी व्याख्या नीचे दे रखी है, क्यों गलत है पहला, है ना। आपको कई स्टेट से यहाँ पे मैं गुजार रहा हूँ। पहले तो आपको करंट अफेयर पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, फिर आपको मैं एमसीक्यू कराता हूँ, फिर एमसीक्यू में भी अगर आप गलती कर देते हैं, थर्ड स्टेट होती है आपकी व्याख्या। आप वहां से फिर मजबूत। अब देखिए अगर आप इस पीडीएफ को एक बार अच्छे मन से पढ़ लिए, एमसीक्यू कर लिए, गलती कहाँ हो रही, व्याख्या पढ़ ली, क्या आपको करंट अफेयर रिवीजन करने की आवश्यकता पड़ेगी? आज से 2 साल बाद ही पूछूंगा ना, तो आपके मुंह पर होगी चीजें। क्यों? क्योंकि दिमाग में बैठ गया है, आपने प्रैक्टिस भी कर ली है, प्रैक्टिस में कहाँ गलती हुई थी आपने वो भी देख ली है। तो ये करंट अफेयर क्लास में इसी तरीके से चला रहा हूँ कि आपको तुरंत ही एमसीक्यू करा के चीज़ों को क्लियर कर दिया जाए, और सेम एमसीक्यू आपको यूपीएससी स्टेट पीसीएस में भी देखने को मिलेंगे, चाहे वो आरपीएससी हो, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे एमपी पीसीएस हो, एनी अदर। ठीक है। पेन्ना नदी का उद्गम कर्नाटक की नंदी पहाड़ियों से होता है। यह अंततः अरब सागर में गिरती है। कुलदीप विवाद से रुझान अपना विवादित क्षेत्र है। भारत का ब्लू फ्लैग। देखिए अब एग्जामिनर आपसे गलती कहा कर, अगर आपने पकड़ लिया बस आंसर दे दोगे। मैंने क्या बताया था? बंगाल की खाड़ी। कैच किया क्या आपने? इसलिए कहता हूँ वीडियो को रोकिए, एमसीक्यू करने का प्रयास करिए, फिर मैं कहाँ गलती बता रहा हूँ ऐसे ही गलती आपको एग्जाम में हॉल में पकड़ना है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए आप, अभी भी बताइए आप। सही बताइए। आप पकड़ नहीं पा रहे हो चीजों को, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको रोका हुआ हूँ। क्या मैंने ये चीज लाइन बोली है आपको उधर? चलिए यहाँ पे व्याख्या है, आप अच्छे से समझ लीजिएगा। तो गलती पकड़ी आपने कि मैं बताऊं? ये देखिए, ऐसा पढ़ाया क्या? गलती पकड़ ली ना? पकड़ लिए तो आंसर आपके सामने है। दोनों ही कथन सत्य हैं, दोनों चीजें मैंने पढ़ाई हैं, व्याख्या नीचे दे रखी है। ओ सॉरी,
आपको दिख गया आंसर? ओहो, चलो कोई ना कोई ना कोई ना। इसका आंसर बताइए। मैंने बाकी सारी चीजें आपको पढ़ाई, ऐसा कहीं कुछ पढ़ाया है इसमें? इसमें पूछा क्या है पहले ये याद रखिएगा। इसी तरीके से एग्जामिनर आपसे चेक करेगा। थोड़ा सा वीडियो को आप रोक लिया करिए, मैं एमसीक्यू में समझाऊंगा, गलतियां बता। देखो, अगर आप एमसीक्यू देख रहे हो, आपने क्लास रोकी, आपने अच्छे से पढ़ा, थोड़ी देर पढ़ने के बाद आपने आंसर दिया, फिर वीडियो को ऑन किया, फिर मैंने उसमें बताई गलती कहाँ थी, आपने देख, अच्छा यार ये चीज़ तो मैं देख ही नहीं पाई। तो इस तरीके से आपका माइंड गलती पकड़ने में भी माहिर हो जाएगा, ठीक है, और एग्जाम हॉल में आपसे गलती नहीं होगी। चलिए, ऐसा कहीं कुछ नहीं है ना, ऐसा कहीं कुछ है, इसका डी आंसर है। देखिए क्यों, ये मैंने व्याख्या आपको दे रखी है, ठीक है। जो पढ़ाया है सीधा वहीं से, क्योंकि एग्जामिनर इससे ज्यादा पॉइंट क्या ही लाएगा, मतलब सारे महत्वपूर्ण पॉइंट रखे हैं अपने करंट अफेयर में। तो ऐसा तो मैंने कहीं आपको बताया ही नहीं है, ठीक है, तो इसको गलत करिए। और ये देखिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है, व्याख्या पढ़ लीजिएगा। चलिए, मैंने आपको बताया है, ठीक है। चलिए, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, ये लाइन गलत है, ठीक है, ऐसा कुछ भी मैंने आपको करंट अफेयर में नहीं पढ़ाया। चलिए, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा लाया हूँ, कल का जो करंट अफेयर पढ़ाया था उसका क्वेश्चन मैंने डाल दिया है। चेक करता हूँ आप कितना ध्यान से पढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन गलत हो गया है, ठीक है, क्योंकि यही दो शामिल हैं, ठीक है, चिल्का शामिल इसमें नहीं है, तो इसका आंसर आपका, चलिए, देखिए मैंने आपको इसमें बताया था कि 24 से 36 घंटे दिए जाते हैं, ये बात इसलिए गलत है, तो आंसर ये आपका सही है, ये व्याख्या। तो इसी तरीके से आप क्लास में जुड़े रहिए। 30 से 40 मिनट में आप करंट अफेयर, जो कि द हिंदू का पूरा निचोड़ तो इसमें है ही है, साथ में आपके प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से लेके जितने भी स्टैंडर्ड मानक होते हैं न्यूज के, जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाते हैं, वो वहीं से ही न्यूज ली जाती हैं, और साथ ही साथ आपको एमसीक्यू कराया जाता है। और इसका ये पीडीएफ जो आपको मैंने पढ़ाया है, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। और अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो मेरे चैनल को ओपन कीजिएगा, वहां पर मैंने लिंक दे रखा है, ठीक है। इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास में जोड़ें। जितने अधिक लोग होंगे मैं और अच्छे से प्रयास करूंगा, और अच्छे कंटेंट के साथ कार्य करूंगा, है ना। धीरे धीरे मैं डिजिटल सुधार तो अपनी क्लास में करने ही जा रहा हूँ। बाकी आपका सहयोग बना रहे और आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करें और जल्दी ही सफलता पाएं, ऐसी मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद।